हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अंकित लिल्हा लिल्हा एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। आज सीए फाउंडेशन के सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट है। इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। इसके अंदर में हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बहुत ढेर सारे केस स्टडीज को डिस्कस करने वाले हैं। सो several case studies which are given in your RTP in your past examination, ये सारे के सारे केस स्टडीज को हम आज के सेशन में आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसकी ये जो फाइल है ये भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, डिस्क्रिप्शन में इसका भी एक लिंक आपको दे देंगे, वहां से आप इन केस स्टडीज को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है। और भी कुछ ऐसे बहुत काम की चीजें हम लोग अपनी वेबसाइट पे प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके डाउनलोड सेक्शन को और इसके मॉक टेस्ट सेक्शन को आप साथ ही साथ में हमेशा चेक करते रहें। वेबसाइट का नाम है अपने www.lilhaeducationcenter.in। आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में जरूर से इसका लिंक अवेलेबल मिल जाएगा। तो चलिए इन केस स्टडीज के बारे में सीखते हैं कि कैसे करके इनको आंसर करना है, किस तरीके की केस स्टडीज पूछी जा सकती हैं, ईच एंड एवरीथिंग। सो स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 1। लगभग 10 से 12 सवाल है मेरे पास, जिसके अपने कुछ सब पार्ट्स भी हैं। क्वेश्चन नंबर 1। A coolie in uniform picks up the luggage of A to be carried out to the railway station। आपसे पूछ रहा है कि explain the type of contract। ये किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है, वैलिड है, वॉइड है, वॉइडेबल है, आखिर ये किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है। तो एक कूली ने एक लगेज पिकअप किया, पैसेंजर ने उसको अलाउ कर दिया, मना भी नहीं किया। तो देखो कूली वो लगेज पिकअप कर रहा है, ही इज मेकिंग एन इम्प्लाइड ऑफर। पैसेंजर उसको अलाउ कर रहा है, ही इज मेकिंग एन इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। तो दैट इज एन इम्प्लाइड ऑफर एंड इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। इसे हम लोग कह सकते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या ये वैलिड माना जाएगा? यस, दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है सर? ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। और इसे हम लोग क्या बुलाएंगे? वी कैन कॉल इट एज एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। we can call it as an implied contract, a contract which is implied by conduct of the parties or by law। या तो कंडक्ट ऑफ द पार्टीज ऐसी हैं, या फिर लॉ ने कह दिया कि भैया ये कॉन्ट्रैक्ट है, तो फिर वो अपने आप कॉन्ट्रैक्ट वैलिड मान लिया जाता है। ठीक है। तो फिर इट इज इम्प्लाइड बाय कंडक्ट ऑफ द पार्टीज या फिर इम्प्लाइड बाय लॉ। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट ऑब्लिगेशन ऑफ द फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स टू रिटर्न देम टू द ट्रू ओनर। अच्छा, आप देखेंगे कि हर एक केस में आंसर भी नीचे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। जैसे इट इज एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ए मस्ट पे फॉर द सर्विसेज ऑफ द कूली। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का फिर हमने आपको मतलब बता दिया कि इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय इम्प्लीकेशन। तो आंसर्स नीचे दिए हुए एज सजेस्टेड बाय आईसीआई। हम ये नहीं कहेंगे कि आपको एज इट इज आंसर याद करना है, प्लीज सुनिएगा ध्यान से। आपको एज इट इज आंसर नहीं याद करना है, आपको बस इसका एक मेन क्रक्स समझना है। बाकी आप अपने वर्ड्स में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। प्लीज डू नॉट टेक इट कि नहीं हमको ऐसे ही लिखना है, आप अपने तरीके से लिखिए। और केस स्टडीज को आंसर करने का तरीका हमने पहले भी कई बार समझाया हुआ है। नंबर 2 देखना, ऑब्लिगेशन ऑफ द फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। तो फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स के साथ में कैसा कॉन्ट्रैक्ट बनता है? दैट बिकम्स अ कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट आपने पढ़ा होगा, आपने सीखा होगा कि इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कोई एसेंशियल एलिमेंट कॉन्ट्रैक्ट का मिसिंग होता है। क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? हाँ, लेकिन इसमें कोई एसेंशियल एलिमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट का मिसिंग होता है, चाहे वो लीगल एज हो या फिर से फॉर एग्जांपल ऑफर एक्सेप्टेंस हो, लेकिन कोई ना कोई वैलिड इसके अंदर में चीज मिसिंग होती है। So it is not fully enforceable as a contract। मतलब it is not 100% a contract, सारे के सारे conditions को fulfill नहीं करता, but ये पूरी तरीके से applicable होता है as a contract। So obligation of the finder of lost goods to return them to the true owner, ये किस तरीके का contract बनता है? ये बनता है quasi contract। कैसा contract ये बनता है? quasi contract। obligation of the finder of lost goods, obligation of the finder of lost goods to return them to the true owner cannot be said to arise out of a contract। ये किसी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से नहीं होता है। इवन इट्स इन इट्स रिमोटेस्ट सेंस, मतलब हम लोग ये नहीं कह सकते कि कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ। एज नीदर देयर इज ऑफर नॉर देयर इज एक्सेप्टेंस, दीज आर सेड टू बी क्या, इनको हम लोग कहते हैं कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। तो क्रक्स अपना यही है कि इट इज क्या, इट इज अ कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। अगर इसको हम डायरेक्टली लिख दे तो सर क्या नंबर नहीं मिलता? मिलता। हम इसको डायरेक्टली लिखेंगे कॉसी कॉन्ट्रैक्ट है। और कॉसी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज क्रिएटेड बाय लॉ अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। लॉ की वजह से इसके राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस अराइज होते हैं।
तो फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स के ऑब्लिगेशंस क्या होते हैं? बेसिकली वही कि उसे उसके ट्रू ओनर को रिटर्न करना होता है, तब तक वो उसको अपनी कस्टडी में रख सकता है, जो भी उसके एक्सपेंसेस होते हैं वो उसको रिकवर कर सकता है उसके ट्रू ओनर से। फिर इसके बाद पॉइंट नंबर 3, A contracts with B, the owner of the factory, for the supply of 10 tons of sugar। मतलब A ने B के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि भैया हम आपको 10 टन शुगर सप्लाई करेंगे, लेकिन बिफोर द सप्लाई विल बी अफेक्टेड फायर इज कॉट इन द फैक्ट्री। उससे पहले आग लग गई फैक्ट्री के अंदर में और सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, एवरीथिंग वाज डिस्ट्रॉयड। तो सिंस एवरीथिंग हैज बीन नाउ डिस्ट्रॉयड, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्ट्रॉयड। और ये नेचुरली हुआ, ये मेरा जानबूझ करके तो किया हुआ था नहीं, तो हम कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो गया? सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। तो इस सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी की वजह से क्या हो गया? द कॉन्ट्रैक्ट हैज बिकम वॉइड। इस सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी की वजह से क्या हो गया? द कॉन्ट्रैक्ट हैज बिकम वॉइड। कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। ठीक है। So A contracts with B, the owner of the factory, for supply of 10 tons of sugar, but before the supply is effected, fire was caught in the factory and everything was destroyed. So we can say that there is supervening impossibility. The contract becomes void. The above contract is a void contract. Void contract because a contract which ceases to be enforceable. अच्छा, ये यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि it is a void contract. Why? Because of the supervening impossibility. ये लिखा नहीं है, but you should write this. Because of supervening impossibility, the subject matter of the contract is destroyed. अब इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि void contract क्या होता है। इन्होंने का मतलब ये ICI का सजेस्टेड आंसर था। I don't expect कि ये बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी यही एक आंसर है जो कि ICI ने दिया। void contract ने समझा दिया कि void contract क्या होता है। A void contract, a contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable। मतलब void contract एक ऐसा contract होता है which is not enforceable by law। Next, explain the concept of misrepresentation। Explain the concept of misrepresentation। misrepresentation का क्या कॉन्सेप्ट होता है, इसको समझाइए in matters of contract। इसमें आपको ये बताना है कि सोहन इंड्यूस्ड सूरज। सोहन ने कहा सूरज से कि भैया हमारी मोटरसाइकिल खरीद लो, और उसने कहा कि वो बहुत अच्छी कंडीशन में। सोहन कहता है सूरज से, सोहन कहता है सूरज से, सोहन कहता है सूरज से कि हमारी मोटरसाइकिल खरीद लो। भैया इससे अच्छी मोटरसाइकिल हम नहीं बना सकते। खैर, हमारी मोटरसाइकिल खरीद लो। कभी कदार हम ड्राइंग ट्राई कर लेते हैं, उसके लिए बुरा मत मानना। हमारी मोटरसाइकिल खरीद लो और हमारी मोटरसाइकिल बहुत अच्छी कंडीशन में। ठीक है। आफ्टर टेकिंग द मोटरसाइकिल, सूरज ने मोटरसाइकिल ले ली और कहा कि भैया ये तो अच्छी कंडीशन में नहीं है। सूरज कंप्लेन दैट देयर वर मेनी डिफेक्ट्स इन द मोटरसाइकिल। इसमें कई ढेर सारे डिफेक्ट्स हैं। सोहन ने कहा कि हम इसको रिपेयर करवा देते हैं और 40% जो रिपेयर कॉस्ट होगा वो हम देंगे। सोहन ने कहा कि तुम इसको रिपेयर करवा लो और इसका 40% जो रिपेयर कॉस्ट होगा वो हम दे देंगे। ठीक है। आफ्टर अ फ्यू डेज द मोटरसाइकिल डिड नॉट वर्क एट ऑल। सूरज एग्री कर गया और कुछ दिन बाद फिर मोटरसाइकिल चली ही नहीं। अब सूरज चाह रहा है सोहन को स्यू करना फॉर मिसरिप्रेजेंटेशन, और वो चाहता है कि द कॉन्ट्रैक्ट शुड शेल बिकम वॉइडेबल, बिकॉज इन द केस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल। तो क्या ऐसा किया जा सकता है? द आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज वंस मिसरिप्रेजेंटेशन इज ओनली व्हेन द पर्सन डज नॉट हैव द नॉलेज ऑफ द फैक्ट। बट यहां पे सूरज हैड द नॉलेज ऑफ द फैक्ट आफ्टर चेकिंग दैट द मोटरसाइकिल वॉज नॉट इन अ गुड कंडीशन, एंड इसी वजह से तो वो 40% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स ले रहा है। तो अगर वो इस बात को लेकर के इस बात को लेकर के एग्री हो गया है कि वो 40% रिपेयर कॉस्ट लेगा, तो फिर इन दैट केस इट इंडिकेट्स दैट सूरज हैज एक्सेप्टेड द कॉन्ट्रैक्ट। सूरज ने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया है, ये इंडिकेट करता है। तो अब वो उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड नहीं कर सकता। ठीक है। आइए आपको इसका आंसर दिखाते हैं। सबसे पहले, अच्छा देखो, सबसे पहले इस सवाल में दो केसेस थे।
सबसे पहले कहा गया था मिस रिप्रेजेंटेशन समझाओ और फिर ये केस समझाओ। तो पहले हम मिस रिप्रेजेंटेशन समझाएंगे। देखो क्या कि सेक्शन 18 के अकॉर्डिंग, अगर सेक्शन नंबर नहीं याद रहे कोई दिक्कत नहीं है, एज पर द रिलेवेंट सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, व्हाट इज मिसरिप्रेजेंटेशन? मिसरिप्रेजेंटेशन इज व्हेन अ पर्सन पॉजिटिवली asserts a fact is true when his information does not warrant it to be so। मतलब वो कहता है कि कोई एक चीज ट्रू है, मेरी मोटरसाइकिल सही है, जबकि वो सही नहीं है, हमको मालूम है इस बारे में, दो ही बिलीव्स इट टू बी ट्रू। When there is any breach of duty by a person which brings an advantage to the person committing it by misleading another to prejudice। देखो अब ये जो शब्द हैं ये बेसिकली बहुत ही कॉम्प्लिकेट करके लिखी गई डेफिनेशन है, हमने फिर भी इनको पॉइंट्स में बांटने की कोशिश की है। बट बेसिकली मिस्टेक हम लोग कब कहते हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन हम लोग कब करते हैं? मिस रिप्रेजेंटेशन हम लोग तब कहते हैं व्हेन अ फॉल्स फैक्ट इज बीइंग असर्टेड, when a false fact is being asserted by one person to another so that he believes it to be true। आप उसको सच मान ले, इस वजह से हम एक false fact को assert करते हैं which I know is not true। और जो सामने वाला पर्सन जो मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, he is gaining some unfair advantage out of it। And when a party causes, however innocently, the other party to the agreement to make a mistake as to the substance of the thing, मतलब जो substance of the thing है, हमने कहा कि हम आपको जमीन बेचेंगे, कौन सी जमीन हमने आपको बताया नहीं, तो that is क्या? misrepresentation। ठीक है, which is subject to the agreement। तो इन तीनों ही केसेस में हम मानते हैं मिसरिप्रेजेंटेशन, मतलब तीनों को मिला करके हम कह सकते हैं मिसरिप्रेजेंटेशन। वंस अगेन, हमने कोई फॉल्स फैक्ट असर्ट किया व्हिच आई न्यू इट टू बी ट्रू, हमने कुछ ऐसा किया which is prejudice to the person who is being misled and advantageous to the person who is doing misrepresentation। or third, when the party causes, however innocently, the other party to do some mistake on the substance of the contract। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं फिर नॉर्मल बात कि अगर मिस रिप्रेजेंटेशन है तो द कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम क्या? वॉइडेबल। याद रखना, मिस रिप्रेजेंटेशन हो, फ्रॉड हो, या फिर कोअर्शन हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो, हर केस में हम कह सकते हैं कि द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल। केवल मिस्टेक के केस में द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, वो भी तब जब बायलेटरल मिस्टेक। The aggrieved party in the case of misrepresentation by the other party can avoid या rescind the contract। उसको avoid भी कर सकता है, rescind कर सकता है, मतलब voidable है, उसको void कर सकता है। Accordingly in the given case सूरज could not, अच्छा यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, the aggrieved party loses the right to rescind the contract। उसको rescind नहीं कर सकता, क्यों? Because even after becoming aware of the misrepresentation he takes a benefit under the contract and in some way affirms it। मतलब even though he knew about it he still accepts the contract, therefore it cannot be treated as misrepresentation। Next, X, a minor was studying in MCOM in a college। 1 जुलाई 2019 को उसने लोन लिया 1 लाख रुपए का। किससे लिया? बी से लिया। अच्छा याद रखना, एक्स एक माइनर और एक्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, लेकिन एक्स अपनी नेसेसिटीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन एक्स अपनी नेसेसिटीज के लिए, जिसमें मेनली दो चीजें आती हैं, एक खाना पीना और एक एजुकेशन, एक्स अपनी नेसेसिटीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो एक्स ने अपने पढ़ाई के लिए लोन लिया, किससे लोन लिया? बी से लोन लिया। और एक्स बाद में अगर ऐसा कह दे कि हम इसको रिपे नहीं करना चाहते, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है क्योंकि हम माइनर थे, जबकि एक्स के पास में असेट्स हैं वर्थ ₹9 लाख और उसका लोन कितना है? 1 लाख रुपए का। अब एक्स इसको रिपे नहीं करना चाहता है, क्या उसको रिपे करना पड़ेगा? बी वॉन्ट्स टू रिकवर द लोन फ्रॉम एक्स, क्या बी उसको रिकवर कर पाएगा? जानिए अगले 2 मिनट में। बी बिल्कुल रिकवर कर पाएगा इस अमाउंट को, बी बिल्कुल रिकवर कर पाएगा इस अमाउंट को। क्यों बी रिकवर कर पाएगा? बिकॉज द contract made with a minor to supply the necessities is treated as valid। उसको हम पूरी तरीके से वैलिड मानते हैं अगर हमने एक माइनर को नेसेसिटी सप्लाई करने के लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया है तो। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसको नेसेसिटी सप्लाई करने के लिए ही कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। तो रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, डिसाइड वेदर बी वुड सक्सीड। क्या बी सक्सीड होगा? यस, ही विल सक्सीड इन द कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, अब इसका अगर आपको आंसर करना हो तो वही 3 पैरा वाला आंसर करना,
सबसे पहले क्या प्रोविजन कि as per Indian Contract Act, a contract made with a minor is treated to be void. But in case a contract is made with a minor to supply the necessities and uh, other things, the contract will be treated as valid. And the due amount can be recovered from his estate. Minor की estate से हम due amount को recover कर सकते हैं. फिर इसके बाद provision, sorry, ये प्रोविजन हो गया. फैक्ट्स ऑफ द केस, इन द गिवन केस एक्स इज अ माइनर जिसने बी से पैसा लिया है, एक्स के पास एसेट्स हैं, ये सब बता देंगे. और फिर कंक्लूजन, यस बी वुड सक्सीड. और इनफैक्ट इस कंक्लूजन को अंडरलाइन कर देना एज B has given loan to X for necessities supplied to him and X has sufficient assets to repay the loan. इस तरीके से करके अगर आप प्रोविजन, फैक्ट्स ऑफ द केस और कंक्लूजन लिखेंगे तो आपका नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेगा. You don't need to follow the solution given by the module. This is not very well arranged. हमने जो आपको बताया that is much better. Next, A sends an offer to B to sell his car for rupees 1,40,000. A ने एक ऑफर दिया किसको, B को, कि हम अपनी सेकेंड हैंड कार बेचेंगे for rupees 1,40,000. With a condition that if B does not reply within a week. अब ध्यान से देखना इसने कंडीशन क्या लगाई. इसने कंडीशन ये लगाई कि अगर तुमने एक हफ्ते के अंदर अंदर रिप्लाई नहीं किया तो हम इसको हाँ मान लेंगे. अब देखो एक्सेप्टेंस के कुछ अपने रूल्स होते हैं और उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है कि साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस. साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस. आप ये नहीं कह सकते हैं कि इफ यू आर साइलेंट आई विल ट्रीट इट एज एक्सेप्टेड. इफ यू आर साइलेंट आई विल ट्रीट इट एज एक्सेप्टेड. आप ऐसा नहीं कह सकते. ठीक है, तो वैसा ही इसके अंदर में किया जा रहा है. इसमें कहा गया कि अगर आपने एक हफ्ते के अंदर रिप्लाई नहीं किया तो फिर आई ट्रीट इट एज एक्सेप्टेड. नो, दिस इज नॉट वैलिड. Invalid contract. Acceptance cannot be deemed, it cannot be implied. Acceptance has to be written in words or by conduct. अच्छा, what shall be the position if B communicates his acceptance after 1 week? अगर वो एक हफ्ते के बाद अपनी acceptance दे तो ऐसा नहीं चलेगा. If a time limit is mentioned for acceptance, it is to be given within the time limit. एक हफ्ते का टाइम लिमिट दिया गया था तो एक हफ्ते के अंदर में ही रिप्लाई करना पड़ेगा. अगर एक हफ्ते में रिप्लाई नहीं आया तो 8वें दिन किया गया एक्सेप्टेंस void माना जाएगा, वैलिड नहीं माना जाएगा. द कॉन्ट्रैक्ट विल बी कैंसल्ड. तो वही बात है, वही यहाँ पे बताया गया है कि क्या ऐसा किया जा सकता है. नहीं, बिकॉज एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी इम्प्लाइड. एक्सेप्टेंस टू एन ऑफर कैन नॉट बी इम्प्लाइड merely from the silence of the offeree even if it is expressly stated in the offer itself. उसको हम implied नहीं मान सकते unless the offeree has by his previous conduct indicated that his silence amounts to acceptance. It cannot be treated. In fact ये वाले लाइन आप skip भी कर दें, does not matter. अजीब लाइन है, उसकी भी explanation अपनी है but not relevant here right now. So in the given problem if B remains silent it does not amount to acceptance or acceptance must be made within the given time limit. Next, X, Y and Z ने together borrow किया है कितना, 50,000 from A. The whole amount was repaid to A by Y. ध्यान सुनना, X, Y और Z तीन लोगों ने borrow किया है पैसा किससे, A से. लेकिन इसको पैसा सिर्फ और सिर्फ किसने चुका दिया, Y ने. लिखा हुआ है कि the whole amount was repaid to A by Y. Y ने एक बार पूरा पैसा चुका दिया, पूरा 50,000. तो क्या Y अब X और Z से ये पैसा रिकवर कर सकता है? हाँ जी, रिकवर कर सकता है. जॉइंट प्रॉमिस का केस आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इस बार के एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके अंदर में ये होता है कि अगर कोई एक प्रॉमिसर पूरे प्रॉमिस को परफॉर्म कर देता है तो ही कैन claim the performance of the promise from the other parties. He can demand the performance of the offer या फिर he can demand the consideration, their part of consideration from the other parties. तो एक बार अगर इसने पूरा दे दिया तो क्या ये बाकी लोगों से क्लेम कर सकता है? हाँ सर, लेकिन अगर X मर गया तो X के लीगल एयर से क्लेम कर सकता है. सर अगर Z मर गया तो Z के लीगल एयर से क्लेम कर सकता है. ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, वेदर वाई कैन रिकवर लोन फ्रॉम एक्स एंड जेड. यस, इसका पूरा नियम लिख देंगे. लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एक्स आर लायबल इन द केस ऑफ डेथ ऑफ एक्स. यस, द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एक्स विल बी लायबल इन द केस ऑफ डेथ ऑफ एक्स. ठीक है, एंड वाई कैन रिकवर द कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द असेट्स इन केस जेड बिकम्स इंसॉल्वेंट. यस,
अगर Z इंसॉल्वेंट हो जाए तो Z के जितने भी असेट्स बचे होंगे वहां से अगर ये चाहे तो इसको रिकवर कर सकता है, मतलब Z का जो भी शेयर था उसको वो रिकवर कर लेगा। चलिए नेक्स्ट, यहां पर आप देख सकते हैं इसका पूरा प्रोविजन मेंशन्ड है। हम इसको पूरा रीड नहीं कर रहे हैं, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप इसको रीड कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, अ स्टूडेंट वाज इंड्यूस्ड बाय हिज टीचर टू सेल हिज ब्रांड न्यू कार। अब ये पता नहीं ये इस टीचर को ही ये लोग क्यों बार बार बदनाम करने ले आते हैं, लेकिन चलो मान लो एक टीचर ने स्टूडेंट को थोड़ा सा डराया धमकाया, थोड़ा इंड्यूस किया, कहा कि देखो क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते हो, अपनी कार हमको सेल कर दो मात्र 1000 रुपए में, 10,000 रुपए में हमको अपनी पूरी कार सेल कर दो, ब्रांड न्यू कार सेल कर दो, ठीक है। तो इसे क्या अनड्यू इन्फ्लुएंस माना जा सकता है? यस, इसे अनड्यू इन्फ्लुएंस माना जा सकता है। तो देखो क्या, अच्छा इस केस में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, तो कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइडेबल। क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंगली द कार वाज सोल्ड, टीचर के अनड्यू इन्फ्लुएंस में आकर के कार बेच दिया गया। हाउएवर द फादर ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट के फिर पिताजी ने इसको स्टूडेंट को परसुएट किया कि केस कर दो टीचर के ऊपर, बताओ कैसे फादर है। तो खैर, however the father of the student persuaded him to sue his teacher, state whether the student can sue the teacher। आप इस एग्जाम्पल को सीरियसली नहीं लेंगे, ठीक है, टीचर को स्यू करना गंदी बात है, लेकिन लॉ कहता है कि हाँ कर सकते हैं। टीचर इज इन ए डोमिनेंट पोजीशन, ठीक है, टीचर इज इन ए डोमिनेंट पोजीशन। तो जितने बच्चे अभी हैं अपने ऑलरेडी पढ़ रहे हैं वो समझ जाएं, ठीक है, और खास करके जो हो सकता है जल्दी कभी सामना अभी होने वाला हो वो समझ जाएं कि टीचर इज इन अ डोमिनेंट पोजीशन टू इन्फ्लुएंस द विल ऑफ अदर्स, तो टीचर का ख्याल रखना जरूरी है। एनीवेज आओ देखते हैं। यस, ए कैन sue his teacher, A can sue his teacher on the ground of undue influence under the provisions of Indian Contract Act 1872। According to section this, a contract is said to be induced by undue influence where the relations subsisting between the parties are such that one of the parties is in a position to dominate the will of others। मतलब एक पार्टी इस पोजीशन में थी कि दूसरे को डोमिनेट कर सके और वो उस पोजीशन का इस्तेमाल करती है उसके अनफेयर एडवांटेज के लिए, मतलब हम उस पोजीशन का इस्तेमाल करें फॉर एन अनफेयर एडवांटेज। अच्छा, कब माना जाएगा कि एक पार्टी दूसरे पार्टी के विल को डोमिनेट कर सकता है? सब लॉ में दिया, अब अच्छे से याद कर लेना इसको। जहां पे वो रियल या अपैरेंट अथॉरिटी रखता हो, जैसे पिताजी भी रखते थे, ठीक है। वेयर ही स्टैंड्स इन अ फ्यूडिशियल रिलेशनशिप, जैसे लीगल रिलेशनशिप हो गई, ठीक है, बीवी वगैरह, बीवी बच्चे, ठीक है। या फिर जो आपका क्रेडिटर हो गया वो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप रखता है। वेयर ही मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटी इज टेम्पररी या परमानेंटली अफेक्टेड। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एज अ रिजल्ट ऑफ कोर्शन, अनडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन हो तो इट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी। मतलब जिस पार्टी से ऐसे कंसेंट लिया गया उसके ऑप्शन पर ये क्या होता है, वॉइडेबल होता है, ठीक है। तो यस, ही कैन sue the teacher, the contract is voidable। अगला आपका सवाल है कि पी ने एक हॉर्स बेचा, ध्यान से सुनना, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। पी ने एक हॉर्स बेचा इन एन ऑक्शन टू क्यू। पी को मालूम था कि वो हॉर्स अनसाउंड है, वो सुन नहीं सकता है, घोड़ा बहरा है, ये पी को मालूम था, तो क्या पी की जिम्मेदारी बनती है ये बताना? नहीं, साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, लेकिन कुछ केसेस में साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड। दो स्पेसिफिक केसेस हम आपको बताते हैं जहां पे साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड। पहला, जब आपकी जिम्मेदारी थी, व्हेन इट वाज योर रिस्पांसिबिलिटी टू स्पीक, और दूसरा व्हेन साइलेंस अमाउंट्स टू स्पीच इटसेल्फ। जैसे अगर हमने अगर आपसे पूछा कि ये घोड़ा सुन तो लेता है ना, और आप कुछ नहीं कहते हैं, आप चुप रहते हैं, तो उस समय आपकी जिम्मेदारी बनती थी कहना। उस समय अगर आप चुप रहे तो फिर घोड़ा बेचना एक तरीके से फ्रॉड हो गया। और अगर हम कहें कि हम आपके साथ किसी फ्यूडिशियरी रिलेशनशिप में थे, ठीक है, हम आपके साथ जैसे से फॉर एग्जांपल आई एम योर एल्डर ब्रदर, आई एम योर फादर सन, ऐसा कोई अगर रिलेशनशिप है, एल्डर ब्रदर ठीक है, फादर सन ठीक नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली समझो कि अगर कोई फ्यूडिशियरी रिलेशनशिप है
तो हम तो आपके ऊपर विश्वास करके चल रहे थे, आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि आप हमको डिस्क्लोज करें। लेकिन अगर हम और आप एकदम अननोन पार्टीज हैं, हमने कुछ पूछा भी नहीं, आपने कुछ बताया भी नहीं, तो द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, फ्रॉड नहीं माना जाएगा, बिकॉज मेयर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। तो आप पूरा प्रोविजन लिखेंगे, पहले आप प्रोविजन लिखेंगे कि as per Indian Contract Act, mere silence does not amount to fraud, but it shall amount to fraud only in the following circumstances. Number one, when it was the duty of the person to speak, and number two, when there was a fiduciary relationship among the parties to contract. ठीक है, इस केस में उसको करना चाहिए था। ठीक है, तो if P says nothing about the unsoundness of the horse to Q, अगर P कुछ नहीं कहता है तो क्या कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, क्योंकि इनके बीच में कोई ऐसा रिलेशन तो बताया नहीं गया। इफ P says nothing about it to Q, who is P's daughter, मतलब Q क्या है, P की डॉटर है। Q कौन है, P की डॉटर है। Who has just come of age, मतलब 18 साल से बड़ी हो चुकी है। ठीक है, तो माइनर वाला केस नहीं है, माइनर वाला हिसाब किताब नहीं है। तो भी क्या ये फ्रॉड माना जाएगा? हाँ, क्योंकि इस केस में अगर वो डॉटर है तो P की जिम्मेदारी बनती थी कि Q को बताए, बिकॉज इनके बीच में फ्यूडेशियल रिलेशनशिप था। और Q कहता है P से कि अगर तुमने डिनाई नहीं किया तो आई शेल एज्यूम कि हॉर्स इज साउंड, और P कुछ नहीं कहता। तो भैया अब तो हम मान लेंगे ना कि हॉर्स इज साउंड, हॉर्स सुन सकता है। तो इस केस में भी कॉन्ट्रैक्ट, इस केस में भी क्या हो गया, दूसरे केस में भी क्या हो गया, फ्रॉड। यहां पे भी क्या हो गया, फ्रॉड, लेकिन यहां पे क्या माना गया, वैलिड। और जहां जहां पे फ्रॉड है द कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम क्या, वॉइडेबल। यहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइडेबल। ठीक है, चलो, आई हैव बीन अ बिट फास्ट जस्ट टू इंश्योर कि आपकी चीजें भी साथ साथ में कवर अप हो एंड डजंट टेक योर टाइम ऑल्सो। एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद एक दो क्वेश्चन और है, आप फाइल से चेक कर लीजिएगा, इसको आपको पीडीएफ फाइल में अवेलेबल मिल जाएगा। एक्स ने रिसीव किया सर्टेन गुड्स फ्रॉम वाई एंड प्रॉमिस टू पे ₹60,000। लेटर ऑन एक्स एक्सप्रेस्ड हिज इनएबिलिटी टू मेक द पेमेंट। लेटर ऑन एक्स ने कहा कि भैया हम पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। जेड हु इज नोन टू एक्स पेज ₹40,000 टू वाई ऑन बिहाफ ऑफ एक्स। देखो, एक्स ने कुछ गुड्स लिए, मतलब एक्स को पैसा देना है, किसको, वाई को देना है। लेकिन एक्स वाई को पैसा कितना देना था, 60,000 रुपए, लेकिन एक्स वाई को पैसा नहीं दे पा रहा है। तो जेड आता है और जेड एक्स के बिहाफ पे वाई को 40,000 रुपए दे देता है। अब एक्स को इसके बारे में मालूम नहीं था कि जेड वाई एक्स के बिहाफ पे पैसा दे चुका है। अब वाई चाहता है कि एक्स को पूरे अमाउंट के लिए स्यू किया जाए। क्या वाई इसको पूरे अमाउंट के लिए स्यू कर सकता है? नहीं, because an acceptance of consideration may be done even from a third party. Consideration may be paid even by a third party, and if consideration is accepted from a third party, he cannot sue the promisor for it. वो उसके लिए promisor को फिर sue नहीं कर सकता अगर उसने consideration third party से accept कर लिया है तो। ठीक है, so consideration can be given even by a third party भी consideration को pay कर सकता है। ठीक है, सो हेयर द कंसिडरेशन वाज पेड बाय whom, इट वाज पेड बाय अ थर्ड पार्टी। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी ने इसको पे किया है, मतलब किसने पे किया है, यहाँ पर इसको जेड ने पे किया है। सो अच्छा, अब वाई बचे हुए 20,000 के लिए तो केस कर सकता है ना, यस, वाई कैन sue एक्स फॉर द रिमेनिंग 20,000। तो हाउ विल यू आंसर दिस, यू विल फर्स्ट ऑफ ऑल राइट कि द प्रोविजन में क्या लिखेंगे कि द कंसिडरेशन में बी पेड बाय द प्रोमिसर हिमसेल्फ और बाय एनीवन of the third party also. If the promisee accepts the consideration from a third party, then he cannot sue the promisor for the performance of the promise. ठीक है, ये हम आसान भाषा में आपको बता रहे हैं, आप इसको चाहें तो आराम से लिख भी सकते हैं। और फिर इसके बाद हम बताएंगे facts of the case. In the given case, X had promised to pay ₹60,000 to Y, but he is unable to fulfill its promise. But Z has fulfilled the obligation of ₹40,000 on behalf of X, which has been accepted by Y. Conclusion: Z cannot sue X for the full amount, as the consideration has been accepted from Z. ठीक है, so he can sue only for the remaining 20,000. उम्मीद है आपको ये समझ में आया, इसका भी आंसर नीचे दिया हुआ था, और भी कुछ क्वेश्चंस नीचे हैं जो कि हमने लिख रखे हैं।
जैसे टेलीग्राम वाला एक सवाल है, टेलीग्राम है, ये तार वाला सवाल है, ठीक है, ये पोस्ट वाला सवाल है कि हम अपना पोस्टेज कब रिवोक कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने एक्सेप्टेंस दिया है, रामास्वामी ने रामनाथन को एक्सेप्टेंस दिया है, रामास्वामी ने रामनाथन को रामास्वामी ने रामनाथन को एक्सेप्टेंस दिया है, नहीं, रामानाथन ने एक्सेप्टेंस दिया है रामास्वामी को, ठीक है। अब वो उसको रिवोक करना चाहता है, तो रिवोक कब कर सकता है? रिवोक कर सकता है अपने एक्सेप्टेंस के लेटर पहुंचने से पहले। लेकिन अगर एक्सेप्टेंस का लेटर और रिवोकेशन का लेटर दोनों साथ साथ में पहुंचा, तो फिर अगर एक्सेप्टेंस का लेटर उसने पहले पढ़ लिया तो फिर अब वो रिवोक नहीं कर सकता, रामानाथन रिवोक नहीं कर सकता। लेकिन अगर अगर उसने रिवोकेशन का लेटर पहले पढ़ लिया तो इट विल बी कंसिडर्ड एज रिवोक। तो सर ये रामास्वामी के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसने कौन सा पहले पढ़ा। अगर साथ में पहुंच गया तो हाँ, ये एक इंसिडेंट, एक मैटर ऑफ चांस होगा कि वो कौन सा पहले पढ़ता है। एनीवेज, उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और आपके लिए यूजफुल रहा होगा। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट विशेस है। आप सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ते जाइए, बाकी किसी भी चीज पे ध्यान मत दीजिए, बाकी किसी नेगेटिविटी पे ध्यान मत दीजिए, अपना पूरा कंसंट्रेशन लगाइए और मजे से पढ़िए। जैसा कि हमेशा कहते हैं, मजे से पढ़िए, ठीक है। अपने पढ़ाई के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने फैमिली के लिए, सबके लिए समय निकालिए। एंजॉय दिस एंटायर जर्नी ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी। वी आर देयर ऑलवेज विद यू। लिल्हा एजुकेशन सेंटर की तरफ से एक बार फिर से आप सभी को बेस्ट ऑफ विशेस, बेस्ट ऑफ जर्नी फॉर दिस एंटायर CA course. We are always there with you. Once again I'll say do appear the mock test available on our website. mock test जो हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल है, उसमें कुछ और भी mock test हम लोग इन नेक्स्ट वीक अपडेट करेंगे, so do check those sections. We'll meet in the next class with another useful session. Thank you so much. This was Ankit Lela. Bye bye.